गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत करता हूं। आज मैं अपना जो है लेकर के आया हूं नेट फर्स्ट पेपर। यहां पर आपको हम दिखाते हैं नेट फर्स्ट पेपर के तहत जो है जो भी सिलेबस है और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर कराएं। एक और चीज़ आप लोग ध्यान देना है कि जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे एक क्वेश्चन कई क्वेश्चनों से जो है हमारा जो है मैच खाता होगा। मीन्स हम कहेंगे एक क्वेश्चन अगर आप समझते हैं वन लाइनर हम आपको क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन के तहत ही आपको हम वन ऑप्शनल आंसर भी देंगे। इसके साथ ही हम कहेंगे कि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन भी आपके बनेंगे जो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जो है मीन्स हम कहेंगे कि आपके अगर जो है हम 25 क्वेश्चन करवाते हैं तो 25 का आप समझ लेना कि दूना 50 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। जो है तो यहाँ पर आइए फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं जो है जिसे हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या है जो है यूजीसी नेट और अब बोला जा रहा है एनटीए। जो है तो यहाँ पर आप देखिए यूजीसी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि यूजीसी का फुल फॉर्म होता क्या है। जो है तो देखिए यू का मतलब होता है जो है यूनिवर्सिटी और जी का अर्थ होता है ग्रांट्स और सी का अर्थ होता है कमीशन। अब देखिए ये यूजीसी का फुल फॉर्म है जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन बोला जाता है। मीन्स विश्वविद्यालय अनुदान। ग्रांट मीन्स होता है अनुदान, कमीशन मीन्स आयोग। तो इस तरह से यूजीसी का फुल फॉर्म आपने देख लिया जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन मीन्स हम कहें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक, अब इस तरीके से आप देखिए जो है यूजीसी का आपने मालूम हो गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका नाम है यूजीसी का। और नेट के तहत हम लोग कहेंगे कि नेट का देखिए नेट एन के तहत आपका होता है नेशनल ई से होता है आपका इजिबिलिटी और टी से होता है टेस्ट। देखिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यहाँ क्या बोला जाता है, यहाँ पर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा मीन्स टेस्ट परीक्षा, एलिजिबिलिटी पात्रता और नेशनल राष्ट्रीय। अब इसके साथ ही हम लोग बोलेंगे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। क्या बोलेंगे एनटीए को? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आइए इसके साथ ही हमने आपको दिखा दिया कि यूजीसी नेट और एनटीए का फुल फॉर्म क्या होता है। अब इसके साथ ही हम लोग देखते हैं सिलेबस कंटेंट। विषय वस्तु देखिए इसका विषय वस्तु मीन्स आपको नेट फर्स्ट पेपर में पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। मीन्स आपके जो भी टॉपिक हैं जो है यूजीसी फर्स्ट पेपर का उस सभी टॉपिकों को आप पहले जान लीजिए कि आपके टॉपिक कौन कौन से हैं, कितने टॉपिक हैं। तो हम कहेंगे विषय वस्तु के संबंधित जो टॉपिक आपके हैं ये टोटल टॉपिक 10 होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं जो है यहाँ पर फर्स्ट पेपर में। जो है पहला टॉपिक आपका देखिए जो आता है जो है उसे हम लोग बोलते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। दूसरा हम लोग कहेंगे शोध अभिवृत्ति। तीसरे के तहत हम लोग कहेंगे बोध। चौथे के तहत आता है संप्रेषण। पांचवा गणितीय रीजनिंग। पांचवा के बाद छठा हमारा तर्क युक्त रीजनिंग।
इसके बाद जो है 7वां हम लोग देखते हैं जो है वातावरण। जो हमारा 8वां टॉपिक होता है, 8वां ICT, 9वां टॉपिक DI, 10वां टॉपिक होता है आपका जो है उच्च शिक्षा। इस तरीके से देखिए जो है आपके पास जो है हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के नेट के 10 टॉपिक हैं, जिसे हम कहेंगे शिक्षण में टीचिंग एप्टीट्यूड। फर्स्ट हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, हम कहेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, EVS बोलेंगे। फिर हम बोलेंगे ICT, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी, DI खाका बनाना या खाका मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन जो है, और हमारा लास्ट है 10वां उच्च शिक्षा जो है। तो आइए यहाँ पर जो हम लोग क्या करते हैं, अपना फर्स्ट जो टॉपिक है जो है शिक्षण अभिवृत्ति, यहाँ से आपको हम क्वेश्चन जो है दिखाना शुरू करते हैं। आज आपके सामने हम कई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आपका जरूर 1-2 क्वेश्चन जो है मिलेगा, क्योंकि शिक्षण अभिवृत्ति से आपका जो है 5 क्वेश्चन आता है। मीन्स यहाँ पर जितने टॉपिक हमारे हैं 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक के प्रोसेस में अगर देखा जाए तो प्रत्येक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आता है जो है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, अपना पहला टॉपिक जो शिक्षण अभिवृत्ति है उसी को लेकर के हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो है। तो आइए हम लोग जो है अपना क्वेश्चन देखते हैं जो है कि हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कैसे कैसे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा जो है कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न है जो है कक्षा शिक्षण मीन्स शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान जो है क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारा जो शिक्षण होता है उसका आधारभूत जो हमारा प्रतिमान हम कहेंगे बेसिक बोला जाता है, बेसिक मॉडल हमारे 2 होते हैं जो है, जिसे हम लोग कहेंगे प्रतिमान है जो है। तो हम कहेंगे 2 इसके मॉडल होते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे अधिगम होगा, अधिगम और निर्देशन। इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ जो है पहले क्वेश्चन के तहत जो है कक्षा शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान है जो है मीन्स बेसिक मॉडल है। कौन कौन से, तो आंसर के तहत आपको मिलता है जो है यहाँ पर 2 आंसर मिलते हैं, एक आपका अधिगम मिलता है, दूसरा निर्देशन मिलता है जो है। आइए इसके साथ ही हम लोग आपको दिखाते हैं जो है दूसरा क्वेश्चन अपना। शिक्षक का वांछित कौशल होता है। शिक्षक का वांछित कौशल होता है। अब ध्यान रहे हम लोग का वांछित कौशल जो है मीन्स शिक्षक का वांछित कौशल क्या होता है जो है। आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं शिक्षक का वांछित कौशल जो है शिक्षक द्वारा कही गई बात छात्र के समझ में आना। शिक्षक, आंसर देखिए, आंसर शिक्षक द्वारा कही गई बात छात्र के समझ में आना।
मीन्स जो भी टीचर कह रहा है जो है वो बात अगर जो है स्टूडेंट के समझ में आ रही है जो है तो उसे बोला जाएगा कि ये शिक्षक का क्या है, वांछित कौशल है जो है। अगर समझ में नहीं आता है जो है बच्चे को टीचर द्वारा कही गई बात तो उसे हम लोग वांछित कौशल नहीं कहेंगे जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो है, शिक्षक बनने के लिए आधारभूत आवश्यकता क्या होती है। शिक्षक बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता। देखिए आधारभूत आवश्यकता, क्वेश्चन का पैटर्न यही हमारा जो है कि शिक्षक बनने के लिए आधारभूत आवश्यकता होती है। आधारभूत आवश्यकता क्या होती है जो है, तो इसके तहत हम लोग देखेंगे जो है, हम कहेंगे विषय का ज्ञान। आंसर क्या मिलेगा आपका, विषय का ज्ञान, विषय का ज्ञान। जो भी विषय जो है पढ़ाता है शिक्षक जो है उस विषय का जो है ज्ञान उसको होना मस्ट है जो है। इसी को बोलेंगे शिक्षक बनने के लिए आधारभूत आवश्यकता की जरूरत होती है जो है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका है, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। अब देखिए शिक्षण के कितने स्तर होते हैं, बात यहाँ पर जो है स्टेज की हुई कि शिक्षण के कितने स्टेज होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं शिक्षण की जो है। तो हम कहेंगे जो है कि शिक्षण के जो स्तर होते हैं वो 3 आंसर आपका मिलेगा कि 3 होते हैं। स्तर कितने होते हैं, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं जो है, जिनको हम लोग जो है यहाँ पर बताते हैं आपको। पहला स्मृति स्तर होगा। दूसरे के तहत हम लोग कहेंगे ग्रहण शक्ति, और तीसरे के तहत लिया जाता है जो है विचारशील, या इसे बोलेंगे चिंतन स्तर। तो इस तरीके से हमें मालूम हुआ जो है कि शिक्षण के कितने स्तर होते हैं। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, और तीनों स्तरों में पहला हम कहेंगे स्मृति स्तर होगा, दूसरा ग्रहण शक्ति स्तर होगा, और तीसरा विचारशील या चिंतन स्तर होगा जो है। अब देखिए स्मृति स्तर का प्रतिपादक कौन है जो है, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको जो है प्रतिपादक इसका हर्बर्ट। दूसरा मॉरिसन, यहाँ पर हम कहेंगे मॉरिसन, और यहाँ पर कहेंगे हंट। देखिए ये प्रतिपादक हैं जो है, मीन्स स्मृति स्तर के प्रतिपादक जो है हर्बर्ट है, और ग्रहण शक्ति के जो हमारे जो प्रतिपादक हैं मॉरिसन हैं, जबकि विचारशील या चिंतन स्तर के प्रतिपादक जो है हंट हैं। आइए अगला पॉइंट हम आपको दिखाते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण अधिगम
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने चर होते हैं। चर, ये देखिए चर, हम लोग कहेंगे चर, वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। कितने चर होते हैं। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने चर होते हैं जो है, तो हम लोग को मालूम है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के जो है हमारा जो आंसर मिलेगा, हम कहेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। जो कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। पहला हम कहेंगे स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर, और तीसरा हम लोग कहेंगे हस्तक्षेप चर। अब देखिए अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो स्वतंत्र चर में हमारा शिक्षक आता है, शिक्षक हमारा होता है, क्वेश्चन है शिक्षक हमारा होता है स्वतंत्र चर, आश्रित चर या हम कहेंगे हस्तक्षेप चर जो है, तो हमें क्या मिलेगा कि शिक्षक हमारा स्वतंत्र चर होता है जो है। विद्यार्थी कौन से चर में आएगा? हम कहेंगे आश्रित चर का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है छात्र आश्रित चर। और हम कहेंगे हस्तक्षेप चर जो है, हस्तक्षेप चर के तहत जो है हमारा क्या आएगा? हम कहेंगे विषय वस्तु आएगी, हम कहेंगे विषय वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण नियम। ये देखिए हमारे हस्तक्षेप चर जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे जो है कि शिक्षण के कितने चर होते हैं जो है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्वेश्चन है, आप कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने चर होते हैं। हम कहेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। पहला हम लोग कहेंगे स्वतंत्र चर, मीन शिक्षक एक स्वतंत्र चर होता है, जबकि दूसरा हम कहेंगे आश्रित चर जिसके अंतर्गत छात्र आता है, मीन छात्र क्या होता है? शिक्षकों पर आश्रित होता है जो है, मीन्स जो भी आप बच्चे को पढ़ाएंगे, जो भी उसको ज्ञान देंगे सही या गलत जो है उसको क्या करता है जो है वो आत्मसात करता है, मीन्स ग्रहण करता है जो है, इसलिए वो आप पर आश्रित है जो है। बाकी हम कहेंगे तीसरा हमारा आता है हस्तक्षेप चर जो है, जिसके अंतर्गत हमारी क्या आती है? विषय वस्तु आती है, शिक्षण विधियां आती हैं और शिक्षण के नियम आते हैं। तो आइए इस तरीके से आपके पास जो है कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन हुए। छठा क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण विधि प्रयोग करनी चाहिए जो है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक शिक्षक को सबसे अधिक किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि तमाम हमारे पास क्या है? बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि प्रत्येक शिक्षक को सबसे अधिक जो है किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए जो है। तो हम कहेंगे आंसर में हमारा आता है जो है विश्लेषणात्मक विधि। मीन्स हम विश्लेषणात्मक विधि से जो है लगभग सभी टीचरों को विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करके अध्यापन कार्य कराना चाहिए। मीन्स समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके जो है अच्छे से बच्चे को जो है समझा करके जो है पढ़ाना चाहिए। ये होती है हमारी विश्लेषणात्मक विधि जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए स्व अध्ययन क्वेश्चन नंबर 7, स्व अध्ययन, स्व अध्ययन शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र के प्रतिपादक, प्रतिपादक पादक कौन है? अब देखिए स्व, हम लोग की बात है स्व शिक्षण मीन्स अपने आप भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी एक सिद्धांत है टीचिंग का जो है कि आप स्व अध्ययन शिक्षण सूत्र के प्रतिपादक हैं जो है। तो किसने बताया जो है इसे? तो हम कहेंगे जो है कि इसको आंसर इसका मिलेगा आपको, डाल्टन ने बोला, डाल्टन, डाल्टन। अब इस तरीके से आपका जो है इसी के साथ ही अगर आप देखें जो है तो क्वेश्चन आपका और भी यहाँ पर है, जैसे संपूर्ण से अंश की ओर जो है क्वेश्चन, संपूर्ण से, संपूर्ण से अंश, संपूर्ण से अंश नियम के प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक कौन है? कौन है मीन्स ये आपको मालूम है संपूर्ण से अंश की ओर ये हमारा शिक्षण नियम है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे इसके प्रतिपादक जो है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं जो है। आंसर मिलेगा आपको गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। अब देखिए गेस्टाल्ट थ्योरी आपको मालूम होगा, आपको पेडागॉजी में हमने पढ़ाया होगा। गेस्टाल्ट थ्योरी जो है मीन्स हम कहेंगे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर बर्थिमर, ये हमारे आता है बर्थिमर, बर्थिमर, कोफका, कोफका, थॉर्नडाइक, ये कोहलर, कोहलर, ये हमारे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है जो है। मीन्स इन्होंने बताया कि संपूर्ण से अंश की तरह, मीन्स पहले उसका बच्चे को क्या करिए, समरी पढ़ाइए जो है, समरी के बाद जो है उस लेसन का जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उनको जो है हम लोग अंश के रूप में ज़्यादा उस पर जोर दे दे करके उसको हमको पढ़ाना चाहिए। ये है हमारा जो संपूर्ण से अंश नियम के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की प्रकृति होती है। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शिक्षण की प्रकृति। क्वेश्चन 9, शिक्षण की प्रकृति होती है। देखिए शिक्षण की प्रकृति मीन्स यहाँ पर कहा गया है नेचर, नेचर, टीचिंग नेचर। टीचिंग नेचर हमारी कैसी होनी चाहिए जो है, हम कहेंगे कि हमारी जो टीचिंग नेचर होनी चाहिए ये हमारी कलात्मक होनी चाहिए जो है। मीन्स हम कहेंगे कि जो नेचर होना चाहिए ये हमारा कला और विज्ञान का सम्मिश्रण होना चाहिए। विज्ञान मीन्स कलात्मक, हमारी जो शिक्षण प्रकृति होनी चाहिए कला के तहत कलात्मक होनी चाहिए। कलात्मक मीन्स आंसर आपको मिल गया होगा यहाँ पर कि नेचर, शिक्षण का नेचर कैसा होता है, मीन्स हमारी कलात्मक होना चाहिए और वैज्ञानिक होनी चाहिए। वैज्ञानिक मीन्स खोज परक, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के। तो इस तरीके से शिक्षण का हमारे हम कहेंगे 2 नेचर होता है, कलात्मक और विज्ञान। आइए अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 हम कराते हैं। क्वेश्चन 10, शिक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है? शिक्षण की आधुनिक विधि, आधुनिक विधि कौन सी है?
कौन सी है? देखिए, शिक्षण के हम लोग कहेंगे आधुनिक विधि, परंपरागत विधि जो है, तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे शिक्षण की जो आधुनिक विधि है जो है, मीन्स शिक्षण की जो विधियां हैं जो है वो 3 विधि होती हैं। हम कहेंगे कि तीनों के तहत हम लोग को मालूम है कि यहाँ जो आंसर है आधुनिक विधि के तहत आप देख लीजिए पहले कि जो आधुनिक विधि है इसे हम लोग कहेंगे छात्र, आंसर आपका ये मिलेगा, आंसर छात्र केंद्रित विधि, छात्र केंद्रित विधि। आधुनिक विधि मीन्स छात्र के अनुरूप, छात्र को केंद्र बिंदु बना करके जो है शिक्षक को जो है क्या करना चाहिए, छात्रों के सहयोग के साथ छात्रों को पढ़ाना चाहिए जो है। मीन्स न कि जो है हम कहेंगे जो है कि अध्यापक प्रधान या शिक्षक प्रधान होनी चाहिए जो है, नहीं, आधुनिक विधि हमारी छात्र केंद्रित विधि है, जबकि जो हमारी परंपरागत विधि रही शिक्षण की जो है वो हम कहेंगे शिक्षक प्रधान या शिक्षक केंद्रित विधि रही जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि शिक्षण जो विधियां होती हैं, शिक्षण विधि 3 होती हैं। शिक्षण विधि, शिक्षण विधि हम लोग कहेंगे 3 शिक्षण विधियां होती हैं, जिसे हम लोग कहेंगे शिक्षक केंद्रित, दूसरा हम कहेंगे छात्र केंद्रित, और तीसरा हस्तक्षेप रहित विधि। अब देखिए ये 3 हमारी जो है शिक्षण विधियां होती हैं जो अध्यापन की जो है। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक प्रधान होता है, शिक्षक क्या होता है इसमें, शिक्षक प्रधान होता है जो है, मीन्स सत्तात्मक होता है जो है। यहाँ हम कहेंगे छात्र केंद्रित छात्र प्रधान होता है, और इसके यहाँ हम कहेंगे कि शिक्षक मित्रवत अध्यापन करता है, शिक्षक मित्र के रूप में, प्रधानता किसी की नहीं है यहाँ पर। तीसरे के तहत हम लोग कहेंगे प्रधानता, शिक्षक केंद्र में शिक्षक प्रधान होता है, जो कहेगा वो आपको सुनना है, जो बताएगा उसको आपको जानना है। लेकिन यहाँ पर छात्र केंद्रित में हम लोग कहेंगे छात्र प्रधान होती है जो है। शिक्षक क्या करता है जो है, छात्रों के सहयोग से उनकी आवश्यकता, उनके मनोभाव के अनुरूप उनको शिक्षा देता है जो है। जबकि हस्तक्षेप रहित हमारी जो शिक्षा होती है जो वो शिक्षक मित्र के रूप में कार्य करता है। तो सबसे अच्छी जो हमारी जो शिक्षण विधि है वो आधुनिक विधि है, मीन्स छात्र के केंद्रित होनी चाहिए जो है। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी का आत्मनिर्देशित होना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है। अभी आप इसको देखिए, छात्र का आत्मनिर्देशित होना कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आत्मनिर्देशित होना जो है मीन्स स्वयं क्या करना जो है, डायरेक्शन लेना जो है, मीन्स अपने आप जो है क्या करना जो है, डायरेक्शन लेना जो है, मीन्स क्या करना है क्या नहीं करना है जो है, उस तरीके के छात्र का आत्मनिर्देशित होना कहलाएगा। हम कहेंगे इसी तरह जो है शिक्षक द्वारा निर्देशित होना। तो 2 चीजें यहाँ पर आती है, छात्र का आत्मनिर्देशित होना या छात्र का दूसरे द्वारा निर्देशित होना जो है। हम कहेंगे छात्र का आत्मनिर्देशित होना बोला जाएगा जो है अंडरगॉगिकल। आंसर में क्या आएगा आपका आंसर, अंडरगॉगिकल कहलाता है जो। देखिए आत्मनिर्देशित होना क्या कहलाएगा, अंडरगॉगिकल कहलाता है जो है। जबकि यही पर क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, छात्र का शिक्षक द्वारा
या किसी अन्य द्वारा निर्देशित होना कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, छात्र का शिक्षक द्वारा या हम कहेंगे किसी अन्य द्वारा निर्देशित होना कहलाता है। हम लोग कहेंगे पेडागॉगिकल। आंसर में क्या मिलेगा आपको? पेडागॉगिकल। इस तरह से देखिए, अंडरगॉगिकल और पेडागॉगिकल मीन्स छात्र का स्वतः निर्देशित होना जो है, अब जो भी करना है अपने आप निर्देश करना जो है। बहुत से बच्चे इसमें अपने आप क्या करते हैं जो है, आत्मनिर्देशित होते रहते हैं, जो मोटिवेट होते रहते हैं स्वतः जो है, उसे हम लोग बोलेंगे अंडरगॉगिकल है जो है। जबकि छात्र का शिक्षक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है क्या होता है, निर्देशित होना बोला जाता है, पेडागॉगिकल कहलाता है जो है। आइए इसके साथ ही आपको जो है 13वां क्वेश्चन देते हैं। शिक्षण का राजनीतिक वातावरण कितना होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण के राजनीतिक वातावरण होते हैं। अब देखिए, राजनीतिक वातावरण जो है, हम कहेंगे कि शिक्षण के राजनीतिक वातावरण हमारे जो है 3 होते हैं। ये 3 हमारे वातावरण होते हैं। आइए, आंसर आपको मिल गया कि 3 होते हैं और तीनों के तहत आपकी प्रक्रिया ऑल द एबव में आती है। ऑल के तहत तीनों का नाम हम दिखाते हैं राजनीतिक वातावरण के तहत। एक तंत्र शासक, पहला एक तंत्र शासक, दूसरा लोकतंत्र शासक, एक तंत्र शासन, और तीसरे तो हम लोग कहेंगे हस्तक्षेप रहित शासन। तीसरा हस्तक्षेप रहित शासन। देखिए, 3 शासन होता है जो है। एक तंत्र शासन के तहत हमारा शिक्षक आ जाता है, शिक्षक, और लोकतंत्र के तहत हम लोग कहेंगे छात्र और शिक्षक दोनों का संबंध आता है। यहाँ पर शिक्षक मित्रवत, शिक्षक मित्र के रूप में मैं देखिए, लोकतंत्र के तहत छात्र और शिक्षक जो है दोनों आते हैं। ये है शिक्षण की राजनीतिक वातावरण जो है। राजनीतिक वातावरण 3 होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक तंत्र शासन, दूसरा लोकतंत्र शासन, तीसरा हस्तक्षेप रहित शासन जो है। एक तंत्र शासन के अंतर्गत आपका शिक्षक आता है, लोकतंत्र शासन के तहत छात्र शिक्षक दोनों आते हैं, जबकि हस्तक्षेप रहित शासन के अंतर्गत शिक्षक मित्र के रूप में कार्य करता है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का वर्गीकरण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण का वर्गीकरण किसने किया था? अब देखिए, शिक्षण का वर्गीकरण हम लोग कहेंगे, आंसर मिलता है हम लोग का बेंजामिन
यस ब्लूम, बेंजामिन, पूरा नाम है इनका बेंजामिन यस ब्लूम ने जो है शिक्षण क्या किया था, वर्गीकरण किया था जो है। इन्होंने बताया जो है कि शिक्षण के जो है कुल 3 हमारे पास क्या होते हैं जो है उद्देश्य होते हैं जो है। अब इनके तहत जो लिया गया जो है कि शिक्षण, इन्होंने बताया कि शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं। आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको इन तीनों उद्देश्यों के तहत जो है ऑलवेज, हमेशा नेट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। जो हम तीनों उद्देश्य बता रहे हैं सभी हमारे उद्देश्य क्वेश्चन बेस हैं जो है, और क्वेश्चन से हमारे रिलेटेड हैं जो है। तो पहला देखिए इनका ये था संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। दूसरा बोला गया भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, और तीसरा मनोसंचरित ज्ञान क्षेत्र। अब आइए इन तीनों के तहत जो क्वेश्चन आपके बने हुए हैं उन तीनों क्वेश्चनों के तहत हम आपको ले चलते हैं जो है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के तहत। देखिए संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र से। अंतिम चरण बोला गया, इसका अंतिम चरण कौन सा है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का अंतिम चरण कौन सा है? तो आपको आंसर में मिलता है मूल्यांकन। दूसरे स्टेप में देखिए इनका बौद्धिक स्तर से संबंधित है। हम कहेंगे बौद्धिक स्तर से संबंधित है, मीन्स ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो है बौद्धिक स्तर से संबंधित होता है जो है। हम कहेंगे कि हमारा जो है उच्चतम स्तर है। मीन्स बौद्धिक स्तर, मीन्स हम कहेंगे कि हमारा जो है शिक्षण का उच्चतम स्तर जो है, शिक्षण, यहाँ बातें आ गई हमारा शिक्षण का उच्चतम स्तर है जो है। हम कहेंगे शिक्षण का उच्चतम स्तर संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है जो है। हम कहेंगे शिक्षण का बौद्धिक स्तर जो है, मीन्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के पैटर्न सब शिक्षण का बौद्धिक, बातें आए कि शिक्षण का बौद्धिक स्तर किसे माना गया? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को बोला गया जो है। हम कहें संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो बोलेंगे संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र हमारा जो है अंतिम चरण, इसका जो है क्या होता है? हम कहेंगे मूल्यांकन होता है जो, क्या बोलेंगे? मूल्य। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र से 4 क्वेश्चन बनते हैं जो है। चारों क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर जो है। ध्यान रखना जो है इसमें से एक जरूर आपके, जो 3 हमने अभी दिया है आपको जो है, इन तीनों में से जो है आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पहले से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं जो है, ये हमेशा आते रहते हैं जो है। आइए दूसरा हम इसका दिखाते हैं जो क्षेत्र, दूसरा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। अब देखिए जो है इसका बोला गया भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का अंतिम स्तर जो है, हम कहेंगे अंतिम स्तर कौन सा है?
मीन्स भावात्मक ज्ञान क्षेत्र का अंतिम स्तर कौन सा है जो है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर मिलेगा आपको निरूपण। निरूपण। अब इसी के साथ ही इसके अगले क्वेश्चन को देखिए जो है, हम लोग कहेंगे दृष्टिकोण पर आधारित, हम कहेंगे दृष्टिकोण पर आधारित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञान क्षेत्र, देखिए ये क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण पर आधारित ज्ञान क्षेत्र है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टिकोण पर आधारित ज्ञान क्षेत्र हमारा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है जो है। दो क्वेश्चन यहां से मिलते हैं जो है। तीसरा हम लोग देखते हैं अपना मनोसंचालित। तीसरा मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। देखिए यहां पर भी इसका अंतिम स्तर कौन सा है बोला गया है, अंतिम स्तर। अंतिम स्तर कौन सा है, आंसर प्रकृतिकरण। प्रकृतिकरण, इसका अंतिम स्तर होता है प्रकृतिकरण जो है। आइए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। प्रयोगात्मक ज्ञान क्षेत्र है। प्रयोगात्मक ज्ञान क्षेत्र। अब देखिए प्रयोगात्मक ज्ञान क्षेत्र भी हम लोग क्या बोलेंगे जो है, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र हमारा प्रयोगात्मक ज्ञान क्षेत्र होता है जो है। तो इस तरीके से आपको जो है मालूम हो गया कि शिक्षण के जो है कितने हमारे जो है क्षेत्र रहे, उसके अनुरूप आपको जो है तमाम क्वेश्चन यहां पर मिले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। प्रभावी शिक्षण, क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी शिक्षण संबंधित है। प्रभावी शिक्षण संबंधित है। देखिए इफेक्टिव टीचिंग हम कहेंगे, इफेक्टिव टीचिंग हमारा किससे संबंधित है जो है, तो हम कहेंगे सिखाना और समझाना। आंसर के तहत हम लोग कहेंगे सिखाना एवं समझाना। सिखाना एवं समझाना मीन्स बच्चे को अगर हम कोई चीज़ सिखा देते हैं और उसके समझ में जो चीज़ें नहीं आ रही थी अगर उसको हम समझा देते हैं जो है, तो उसे बोला जाएगा जो है प्रभावी शिक्षण। मीन्स प्रभावी शिक्षण की प्रक्रिया में बच्चे को याद करा देना और उसको जो है पूरा समझा करके याद करा देना जो है, ये होता है हमारा प्रभावी शिक्षण जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए शिक्षण का सर्वाधिक उपेक्षित उद्देश्य। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य है। अब यहाँ पर देखिए अपेक्षित उद्देश्य, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य है जो है, तो हम लोग कहेंगे अपेक्षित उद्देश्य क्या होगा जो है, हम कहेंगे छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना। आंसर हम लोग कहेंगे छात्र के व्यवहार में
परिवर्तन लाना। आइए इसी तरह से देखते हैं अगला उद्देश्य इनका, क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य। कक्षा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा आया क्वेश्चन अपेक्षित उद्देश्य, और यहाँ पर हमारा जो है दे रहा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आइए महत्वपूर्ण उद्देश्य हम लोग दिखाते हैं आपको, जो है जिज्ञासु मन को विकसित करना। जिज्ञासु मन को विकसित करना। देखिए ये हमारा जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और आइए एक और उद्देश्य दिखाते हैं। उद्देश्य कि क्वेश्चन 18 जो है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए आंसर, छात्र की सोच शक्ति को विकसित करना। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपके 3 उद्देश्य की प्रक्रियाएं बनी, जो है जिसे हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मिला था, जो है कि शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य है। तो मिला छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाना, मीन छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना हमारा बोला जाएगा अपेक्षित उद्देश्य। जबकि हम कहेंगे कक्षा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि जिज्ञासु मन को विकसित करना। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, जो है तो उनके मन को दबाना नहीं, जो है हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वो इनका जो भी जिज्ञासु मन है उस मन को और विकसित करें, मीन और वो एक्टिव हो जाए, जो है और अच्छे चीज़ों को जो है लेकर के जो है पूछने के लिए आए, मीन्स और अच्छे से वो क्या करें, पढ़ाई करें। जो है इस तरीके से नेक्स्ट है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, जो है हम कहें छात्र की सोच शक्ति को विकसित करना। जो है मीन्स यहाँ पर देखिए हम लोग कहें महत्वपूर्ण में जिज्ञासु मन, और हम कहेंगे मुख्य में हमारा आएगा सोच शक्ति, और जबकि हम लोग कहेंगे अपेक्षित में छात्र व्यवहार। ये 3 पॉइंट्स हमारे उद्देश्यों के तहत आते हैं, जो है जो कि हम लोग कहेंगे कि नेट में एक क्वेश्चन हमारा यहाँ उद्देश्य के तहत आता है। जो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, छात्रों का असफल होना किसकी त्रुटि मानी जाती है? छात्र का असफल होना किसकी त्रुटि मानी जाती है? से देखिए छात्र अगर फेल होता है, जो है तो फेल होने का जो है दोषी कौन है? जो है क्या शिक्षक दोषी है उसके फेल होने का, या छात्र खुद उसका दोषी है फेल होने का, या कोई अन्य कारण है उसके फेल होने का? जो है तो इस तरीके से आपको हम केवल आंसर के तहत लेकर के चलेंगे कि देखिए जो है ना छात्र दोषी है फेल होने का, और ना ही शिक्षक दोषी है, हम कहेंगे कोई अन्य ही कारण है उसके फेल होने का। जो है तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो है इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। इस बात का सामान्यीकरण
नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। मीन्स एसिमिलेशन नहीं आप कर सकते जो है कि छात्र का असफल होना किसकी त्रुटि है, जो है हम कहेंगे कि असफल होना में जो है हम कहेंगे कि छात्र भी हो सकता है इसका दोषी, अध्यापक भी हो सकता है, या कोई अन्य कारण भी हो सकता है। ये कोई एक आंसर इसका नहीं होगा कि छात्र का असफल होना छात्र के वजह से हुआ असफल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया इसलिए असफल हो गया, या शिक्षक ने उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया इसलिए फेल हो गया, या हम कहेंगे अन्य कारण। तो हम कहेंगे कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई निर्धारण नहीं है जो है कि उसकी असफलता में किसका दोष है जो है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 20 शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है। देखिए शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है। प्राथमिक कार्य यहाँ पर हम लोग को देखना है कि शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या होता है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं जो है शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है मार्गदर्शन करना, मार्गदर्शन करना। मीन्स छात्र का मार्गदर्शन करना ही जो है प्राथमिक कार्य होता है जो है। इसके साथ ही हम लोग कहेंगे सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने के लिए प्रेरित करना। इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ लिया जाता है बहुमुखी विकास करना, कहेंगे बहुमुखी विकास करना। मीन्स अगर इन दोनों पॉइंट को अगर काउंट्स कर लिया जो है, ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा कि छात्र का बहुमुखी विकास करना। मीन्स शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है जो बच्चे का मार्गदर्शन करना। हम कहेंगे कि प्राथमिक कार्य के अंतर्गत ही ये भी आता है सीखने के लिए बच्चे को क्या करना, मोटिवेट करना। मीन्स मार्गदर्शन भी करिए और उसको मोटिवेट भी करिए, ये इसके जो है प्राथमिक कार्य होते हैं जो है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 21। निरंबका, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 निरंबका। देखिए निरंबका स्कूल विचारधारा, स्कूल विचारधारा, निरंबका स्कूल विचारधारा का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। चलिए अपना आंसर देख लीजिए। आंसर में हम लोग को मिलेगा जो है श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो, श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो को जो है निरंबका स्कूल विचारधारा का प्रवर्तक कहा जाता है जो है। अब देखिए निरंबका है क्या जो है, निरंबका, निरंबका हम कहेंगे निरंबका के तहत जो है मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित, मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित स्कूल, या हम कहेंगे या एकीकृत शिक्षा, एकीकृत शिक्षा।
एकीकृत शिक्षा हमारी बोली जाती है, हम लोग कहेंगे एकीकृत शिक्षा ही हमारा निरंबिका बोली जाती है, या हम कहेंगे मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित स्कूल हमारा निरंबिका बोला जाता है, जो इसके प्रवर्तक श्री अरबिंदो को कहा जाता है। जो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो है टाइलर मॉडल के कितने घटक होते हैं, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। टाइलर क्वेश्चन नंबर 22, टाइलर मॉडल के कितने घटक होते हैं, कितने घटक होते हैं। अब देखिए हम लोग कहेंगे इसके 3 घटक होते हैं, जो है नहीं मिस्टेक हुआ है, इसके हम लोग कहेंगे इसके कुल 4 घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं। आइए चारों का आप नाम देख लीजिए। पहला हम लोग कहेंगे उद्देश्य, उद्देश्य, दूसरा शैक्षिक अनुभव, शैक्षिक अनुभव, तीसरा अनुभव का प्रभावी संगठन, अनुभव का प्रभावी संगठन, और चौथा है हमारा लक्ष्य का सत्यापन, लक्ष्य का सत्यापन। इस तरह से जो हम कहेंगे टाइटल मॉडल के जो है 4 घटक होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा शैक्षणिक अनुभव, तीसरा अनुभव का प्रभावी संगठन, और चौथा लक्ष्य का सत्यापन। आइए अब इसके साथ ही जो है आज हम अपने क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट डे जो है हम लोग इससे आगे अपना क्वेश्चन करेंगे।